सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के शेयर और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करनी चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गुरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। हाँ संदीप, थैंक यू। बोलिए सर, आज हमारा जो स्पेशल फोकस था, हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट थी वो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पर थी। जैसे आपने देखा भी, हमने देखा कि सर वित्त वर्ष 2001 से लेकर 2021 के दौरान देश में कैश सर्कुलेशन लगभग 10 से 12% CAGR की रफ्तार से बढ़ा है। सर, इससे सीएमएस इन्फो सिस्टम जैसी कैश मैनेजमेंट कंपनियों को कैसे फायदा होता है, आपकी राय क्या है सर? देखिए संदीप, पहली बात तो जब नोटबंदी हो गई थी और उसके बाद डिजिटलाइजेशन का शुरुआत हुआ था, काफी लोगों ने ऐसा एज्यूम किया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ही सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये अर्बन और मेट्रो सिटीज में तो बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में जाए, गांव में जाए, विलेजेस में जाए, तो हम अभी भी देख रहे हैं कि काफी ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश में ही होते हैं। और आपने नंबर्स सही कहे कि 2001 और 2021 में अगर हम देखें तो कैश का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो करीबन 10-12% हर साल CAGR के ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि देखिए फाइनली ऐसे भी कोई पर्पसेस होते हैं और ऐसे काम होते हैं जहां पे कैश के ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो इस कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहली बात तो जैसा कैश का सर्कुलेशन बढ़ता है, सारे बैंक, वेदर वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ATMs डिप्लॉय करने पड़ते हैं। ATM यानी जो ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं जहां पे पैसा निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने की है और जो बैंकों को उन्होंने कहा है वो है कि पूरी तरह से ये एक्टिविटी वो आउटसोर्स करे। तो कोई बैंक अपने तरफ से खुद ATMs नहीं लगाती। 3-4 वेंडर्स है, उसमें से एक CMS इन्फो सिस्टम्स है। कंपनी का यहाँ पे मार्केट शेयर करीबन 27-28% है। और इनका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव बात है कि इनके पास करीबन 16,000 पिन कोड्स में एक्सपोजर है, करीबन 1.42 लाख बिजनेस पॉइंट्स है जहां पे ये पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। और मुझे और ATM मैनेजमेंट में ये मार्केट में काफी अच्छी तरह से क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बैंक जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, ऐसे बैंकों के साथ काम करते हैं। तो ये सारे जो बिजनेसेस होते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली जब ATM का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कम से कम 5 साल और उसके ऊपर के टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमको लग रहा है कि यही कारण है कि इकोनॉमी जैसे बढ़ेगी तो कैश का कंपोनेंट भी बढ़ेगा। और इसमें कैश मैनेजमेंट एक बहुत सॉफ्टवेयर ड्रिवन बिजनेस होता है। ये ऐसा आम लोगों को शायद पता होगा कि सिर्फ कैश के वैन से कैश लिया जाता है, लेकिन इसकी लॉजिस्टिक, इसका जो प्लानिंग, उसका जो जो जहां पे ATM होना चाहिए, सारी चीजें सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज की जाती है, जहां पे CMS इन्फो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि संदीप ये बहुत उम्दा बिजनेस है, अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आने वाले 2-3 साल के लिए काफी बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो अगले 2-3 साल के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। कैश मैनेजमेंट बिजनेस में है सीएमएस इन्फो सिस्टम, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे अविनाश जी बता रहे हैं कि कैश और कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत बढ़ेगी। उससे एक क्रेडिबल प्लेयर है ये 4 में से एक सीएमएस इन्फो सिस्टम, और इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। सर, नो डाउट देश में ग्लोबल एवरेज के मुकाबले ATM पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। इनफैक्ट सेमी अर्बन या फिर ग्रामीण इलाकों में देखें तो ये और भी ज़्यादा कम है, मतलब ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पर सर, जिस तरह से आपने भी अभी मेंशन किया कि नोटबंदी के बाद डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था, और जिस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ATM की मांग बहुत लंबी नहीं चलने वाली है? सीएमएस इन्फो के शेयर का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है सर आपको? देखिए मुझे लग रहा है पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि कैश का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो स्लो रेट पे जरूर चलेगा, 10-12% पे। बट ऐसा मानना कि कैश इकोनॉमी में रहेगी ही नहीं, ऐसा मानना गलत होगा। तो पहली बात तो मैं आपको कहूंगा कि डिजिटल के साथ साथ कैश भी इकोनॉमी में रहेगी, क्योंकि हमारे मेट्रोज और बड़े सिटीज में तो डिजिटाइजेशन काफी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में जाओगे, विलेजेस में जाओगे, तो अभी भी ऐसे काफी लोग हैं जिनको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती, अभी भी डिजिटाइजेशन का फायदा नहीं लेते। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि डिजिटल ऑब्वियसली ग्रो करेगा, उसमें काफी एडवांटेजेस भी है, बट कैश मैनेजमेंट का रोल डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि कैश सर्कुलेशन का बढ़ना डेफिनेटली एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश सर्कुलेशन में जितना है उसके बेस से आप 10-12% भी अगर आप जोड़ते हैं तो काफी बड़ा। इनफैक्ट जो नंबर हमको दिख रहा है वो करीबन 41 लाख क्रोर्स है, जो RBI ने खुद कहा है कि करीबन FY 26-27 तक 41 लाख का क्रोर्स का सर्कुलेशन कैश में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें अभी भी ग्रोथ के लिए काफी संभावना है।
और सबसे बड़ी बात, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं रूरल एरियाज में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में, और जहां पे सीएमएस इन्फो का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो रीच है, उसका फायदा डेफिनेटली इस कंपनी को जरूर मिलेगा। तो ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो नया खिलाड़ी आके इमीडिएटली सेटअप करे। बिजनेस वैसे बहुत कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन उसके बाद इसमें जो बैरियर्स है या जो कॉम्पिटिटिव मोड है वो भी काफी स्ट्रांग है। और धंधा बहुत प्रॉफिटेबल है संदीप। मैं देख रहा था कि इसकी जो कामकाजी मुनाफे की मार्जिन है वो 27-28% है। का बिजनेस बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो जी। हर तरीके से मुझे लग रहा है कि ग्रोथ आएगा। हालांकि ये बात सही है कि डिजिटल चलेगा, बट डिजिटल के साथ साथ कैश और सर्कुलेशन भी चलना चाहिए, और उस कारण इसको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। फेयर इनफ सर। तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल ग्रो करेगा, नो डाउट मेट्रोज में ग्रो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कैश सर्कुलेशन भी ग्रो करेगा। और जैसे आपने बोला कि आरबीआई ने खुद भी कहा है कि कैश सर्कुलेशन बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि फिलहाल 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो उस लिहाज से ग्रोथ की संभावना अभी भी है, भले ही स्लो ग्रोथ पे यहाँ पे हम देखेंगे कि बढ़त देखने को मिलेगी इस कैश मैनेजमेंट में, लेकिन फिर भी जो कैश सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं सीएमएस इन्फो सिस्टम में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सर, इस शेयर में इसका जो रिफ्लेक्शन है हमने देखा भी है, जैसे हमने बातचीत करी भी कि पिछले 6 साल में जब से नोटबंदी हुई है, कैश सर्कुलेशन बढ़कर 2 गुना के आसपास हो चुका है। सीएमएस इन्फो सिस्टम के शेयर को अगर आप देखें, इसका चार्ट अगर हम देखें, तो पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो करीब 42% बढ़ चुका है, और अपने इशू प्राइस, जो आईपीओ का इशू प्राइस है 216 रुपए का, वहां से तो ये करीब 55-56% के आसपास आपको ऊपर नजर आएगा। तो सर, मैं एक्चुअली वैल्यूएशंस के बारे में जानना चाहता हूं कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर कैसा लग रहा है? क्या ये सीएमएस इन्फो का शेयर खरीदने का सही समय है, या थोड़ा रुका जाए, थोड़े करेक्शन पे खरीदा जाए? संदीप, वैल्यूएशंस के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अर्लियर क्वेश्चन में मैंने थोड़ी बात आपको नहीं बताई। पहली बात तो अभी मार्केट इस कंपनी को एक दूसरे नजरिए से भी देख रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये बड़ा इनका कस्टमर है, जैसे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन अभी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी का मैनेजमेंट सीरियसली सोच रहा है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो बेचे, क्योंकि इनके पास करीबन 1.5 लाख बिजनेस स्टैंड पॉइंट्स है, करीबन 16,000 पिन कोड्स में ये प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है। तो वो सोच रहे हैं कि काफी ऐसे फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो एनबीएफसी को ये केटर करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को केटर कर सकते हैं, जो नॉर्मल कैश मैनेजमेंट के प्रोडक्ट से अलग है। तो ये अच्छा। बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि अभी इनका और एक प्रोडक्ट है जो रिमोट मॉनिटरिंग होता है, यानी कि आप एक जगह पे बैठ के अपने एटीएम को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में पिछले 2-3 साल से ही शुरू की है। सीएमएस इन्फो ने ये 3 साल पहले शुरू की थी, और अभी इन्होंने करीबन 18,000 लोकेशंस पे ये सर्विस की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ेगा, इसमें काफी अच्छी कमाई होगी। रही बात वैल्यूएशंस की, तो हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 1600-1700 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी, और करीबन 290-300 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। करीबन 19-20 रुपए की अर्निंग इस साल आने की अपेक्षा है, जो पिछले साल 16 रुपया था। और अगले साल में हमको लग रहा है, दैट इज FY24 के लिए, कम से कम 22-23 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो करीबन 17-17.5 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है, 23 पे, और 24 पे करीबन 15 टाइम है। ऐसी कंपनी जो एक तरीके से मार्केट लीडर है अपने स्पेस में, बिल्कुल कर्जा नहीं है, जिसके प्रॉफिट मार्जिन 27-28% है, और जहां पे सस्टेन्ड ग्रोथ है, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको 20, 22 या 23 का भी पी मल्टीपल दे सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी कमाई हो सकती है। हमारा जो फेयर वैल्यू यहाँ पे बनता है संदीप, करीबन 425 है। जो शेयर जरूर चला है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अच्छे क्वालिटी के बिजनेसेस में आपको अच्छी खासी कमाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 425 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस साल का जो ईपीएस है वो करीब 20 रुपये के आसपास का आ सकता है, वित्त वर्ष 2023 की जहाँ तक बात है। एक अच्छी बात जो हमें अविनाश जी ने बताई वो ये है कि कैश मैनेजमेंट और एटीएम्स की जो मैनेजमेंट करती है ये कंपनी, उसके साथ साथ कुछ अलग से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये कंपनी बाजार में उतारना चाहती है, उस कुछ एनबीएफसीज को केटर करना चाहती है। तो एक और बिजनेस लाइन है जो अपने लिए कंपनी खोलना चाहती है। अपने सेगमेंट तो ये मार्केट लीडर है ही है, 27-28% के आसपास के कामकाजी मार्जिन है। तो उस लिहाज से देखा जाए वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, यहाँ से और ग्रोथ की जो संभावना इस स्टॉक में नजर आती है। 425 रुपये तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। क्या टाइम फ्रेम लेके चलना होगा सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको अगर 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक भागा है इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन 12 टू 18 मंथ में मुझे लग रहा है कि 425 का टारगेट कंफर्टेबली बनना चाहिए। इनफैक्ट एक बात और मैं बता दूं कि अभी मैनेजमेंट का Q2 का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, तभी उन्होंने सामने से कहा है कि FY25 तक ये 2500 या 2700 करोड़ का कामकाजी रेवेन्यू कमाएंगे, और अभी कंपनी का रेवेन्यू मुश्किल से 1600-1700 करोड़ है। तो आप इससे यकीन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और कमेंट्री काफी स्ट्रांग है।
तो डेफिनेटली 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अच्छी खासी क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी कंपनी है, जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी अर्निंग्स है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 12 से 18 महीने अगर आप होल्ड करें तो सीएमएस इन्फो में आपको 425 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो खास चर्चा हुई सीएमएस इन्फो के ऊपर। अब जरा बाजार के ऊपर फोकस करते हैं। सर, निफ्टी के लिए हमने देखा है कि हाल फिलहाल में रिसेंट में 18,450 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के तौर पे सामने है। उस लेवल को पार करने में बाजार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हुई दिख रही है। बावजूद इसके कि हम देख रहे हैं एफपीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका जो बाजार में इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। नवंबर में हमने अभी हेडलाइंस में भी बताया कि 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश ऑलरेडी वो कर चुके हैं, लेकिन बाजार रिसेंट हाई से करीब 300 अंक गिर चुका है। हो क्या रहा है सर? क्या ये रिसेशन का डर है क्योंकि ब्रेंट एक बार फिर $90 के नीचे आ चुका है? जिस तरह से चाइना के नंबर्स आ रहे हैं, जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये रिसेशन का डर है ग्लोबल फ्रंट पे जो कि भारतीय बाजारों को भी दिक्कत में ला रहा है? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री अभी जेफ बेजोस ने, अमेजोन के जो ओनर है, उन्होंने कहा है कि हम्म। आप टीवी फ्रिज मत खरीदिए, खर्चा कम करिए, प्लस हम्म। फेसबुक की बात करिए, या मान लीजिए ट्विटर में जितने लोगों को निकाला है, फिनटेक स्पेस में मुझे लग रहा है कि बहुत पेन आगे आने की अपेक्षा है। और हम्म। ये सेक्टर यूएस में बहुत अच्छी तरह से चला है, तो हमने देखा है कि सारी ये कंपनीज में काफी बड़ी बिकवाली हो रही है। रही बात इंडियन मार्केट्स के लिए, तो संदीप, मैंने आपके शो के पहले भी कहा था कि मार्केट में थोड़ा सा एग्जॉशन जरूर दिख रहा है, ऊपरी लेवल पे प्रेशर है, और हम्म। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा सा पेन भुगतना पड़े। ये हफ्ता तो ऑफकोर्स एक्सपायरी वाला हफ्ता है, लेकिन हमने देखा है कि काफी ऐसे छोटी कंपनियां हैं, बड़ी फ्रंटलाइन कंपनी, नतीजे आने के बाद भी शेयर्स बढ़े नहीं है। इनफैक्ट नतीजे आने के बाद काफी बिकवाली इन शेयर्स में देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में कम से कम एटलीस्ट एक महीना 1.5 महीने के लिए आपको थोड़ा सा रीजनेबल करेक्शन अगर मार्केट में आता है, तो वो मार्केट के हेल्थ के लिए भी अच्छी बात रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में अभी कोई बढ़ने के कोई बड़े ट्रिगर दिख नहीं रहे। आगे का ट्रिगर ऑब्वियसली यूएस फेड रेट का इंटरेस्ट रेट रहेगा और इन्फ्लेशन रहेगा। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिविटी आती है तो आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बाउंस दिख सकता है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। और इन्वेस्टर्स को बेसिकली स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, इमीडिएट गेन्स का इंतजार मत करिए, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस और टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ठीक है, तो छोटी अवधि में हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सा हायर लेवल्स पे कुछ एग्जॉशन यानी कि थोड़ी सी थकावट नज़र आ सकती है। ऑब्वियसली जो ग्लोबल फ्रंट पे, जैसे हमें अविनाश जी बता रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर जो फैसला, जो आंकड़े आएंगे, वो बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर का काम करेगा। तो उस लिहाज से बाजार की बजाय ज़्यादा आप स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सर, हम सेक्टर और स्टॉक्स की बात करते हैं। मुझे याद है आपने सर पिछले हफ्ते जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि बाजार का फोकस पूरी तरह से अब बजट के ऊपर रहेगा। यहाँ से लेकर बजट तक कौन से ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जिन पर आप दाव लगाना चाहेंगे या हमारे दर्शकों को राय देंगे कि यहाँ से खरीदें और बजट तक उन्हें होल्ड कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर्स में ऑलरेडी तेजी हो गई है वहां पे मैं निवेश की राय नहीं दूंगा। बट डेफिनेटली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी मौके काफी अच्छे मिल रहे हैं, कंपनी के स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स पहला सेक्टर रहेगा, उसके बाद डिफेंस सेक्टर रहेगा, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सीमेंट सेक्टर है वहां पे भी नजर रखिए, क्योंकि सीमेंट में भी हमको लग रहा है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स हाउसिंग के लिए आ सकती है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए आ सकती है, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सीमेंट कंपनीज पे आना चाहिए। और उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है वहां पे नजर रखिए। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कई ऐसे ऑटो कंपनीज है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए, कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टूब्रो है, उसके बाद टिपिकली अगर हम दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो सीमेंट, इंजीनियरिंग, उसके बाद टिपिकली जो डोमेस्टिक फोकस जो सेक्टर्स है वहां पे नजर रखिए। रेलवेज में भी डेफिनेटली आपको बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, लेकिन रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लंबी तेजी हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सावधानी रखें। बट डेफिनेटली डिफेंस, उसके बाद सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर्स में जरूर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूं तो कम से कम 10-15% की अपमूव ये सारे फ्रंटलाइन सेक्टर स्टॉक्स में अभी भी बाकी है। जैसे जैसे जनवरी का महीना शुरू होगा, एक प्री बजट रैली शुरू होगी और तभी आपको इन सारे स्टॉक्स के, सेक्टर्स के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जनवरी में हो सकता है कि एक प्री बजट रैली बाजार में उसकी शुरुआत हो सकती है। कुछ सेक्टर्स के नाम हमें बताए गए जिसमें कैपिटल गुड्स है, डिफेंस है, सीमेंट है, रेलवे है, उसके साथ साथ कुछ रिन्यूएबल स्पेस की कंपनीज हैं जहाँ पे फोकस रह सकता है। उसमें आप एल&टी जैसी कंपनी आपको बताई भी गई हैं जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक की बात भी करी है अविनाश जी ने, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं और बजट तक अगर आप होल्ड करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आने की एक अपेक्षा है, तो उस अपेक्षा में इन स्टॉक्स में रन अप हो सकता है और बजट आते आते फिर आप चाहें तो जब मुनाफा होगा तो आप अपने मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के साथ साथ
बाजार के ऊपर हमारी खास चर्चा। इस खास चर्चा के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। हम जानते हैं कि इस सेगमेंट का हमारे दर्शकों को खास तौर पे इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। अविनाश सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं एक एक करके जो हमारे दर्शकों के सवाल हमें मिले हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करता हूं। जो पहला सवाल हमें मिला है सर, वो सहारनपुर यूपी से शिखा त्यागी जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। उन्होंने पिछले साल सितंबर में यूको बैंक के 300 शेयर खरीदे थे, 13 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। सोमवार को यूको बैंक के शेयर में सर कई सारे बड़े सौदे हुए थे, जिसके बाद ये शेयर 20% की ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 19 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। इनफैक्ट हमने देखा है कि पूरा जो PSU बैंकिंग स्पेस है पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है, स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हमारी जो दर्शक हैं शिखा जी, उनको काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस शेयर में क्या मुनाफा वसूली कर लूँ या अभी भी रुकूं? पहली बात तो मैं इस इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि 13 रुपए में बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है और फायदा भी अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अभी तो गाड़ी चालू हुई है और भी अच्छा परफॉर्मेंस PSU बैंक यूको बैंक से वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बिकवाली का कोई जल्दबाजी ना करे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यूको बैंक शायद वो बैंक होगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट इसको डाइवेस्ट करने की भी बात में सोच रही है। तो अगर ऐसा कुछ आने वाले बजट में अनाउंस होता है या उसके बाद होता है तो इससे भी थोड़ा बहुत स्टॉक में सेंटिमेंटल बूस्टर मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। यहाँ से भी अच्छा 15-20% अपसाइड पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो 15 से 20% की और अपसाइड यूको बैंक के स्टॉक में आ सकती है। बजट में हो सकता है कुछ बैंकों के निजीकरण की घोषणा हो, उसमें हो सकता है यूको बैंक भी शामिल हो। इस वजह से आप इसे कम से कम शिखा जी 6 से 12 महीने और होल्ड कीजिए, आपको और मुनाफा हो सकता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सूरत गुजरात से हमें संजय भाई पटेल ने ईमेल के जरिए भेजा है। संजय भाई ने इस साल जून में RHI मैग्नेसिटा इंडिया के 20 शेयर खरीदे थे 481 रुपये पर। इस सोमवार को कंपनी ने डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज की 100% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद इस शेयर ने 736 रुपये का 52 हफ्ते का जो उच्चतम स्तर है उसको छुआ था। हालांकि शेयर उन स्तरों पर टिक नहीं पाया और ये 700 रुपये के आसपास जाके बंद हुआ है। संजय भाई ने 1 साल के टारगेट के साथ सर इस शेयर को खरीदा था, लेकिन इस शेयर ने उन्हें 5 महीने में ही जबरदस्त फायदा दे दिया है। क्या करें, मुनाफा वसूल कर लें संजय भाई या अभी बने रहें, उनका सवाल है। नहीं, इनफैक्ट संदीप, ये एक MNC कंपनी है और पहले ओरिएंट एब्रेसिव्स के नाम से जाना जाती थी। ये कंपनी ग्लोबली एब्रेसिव मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है और अभी जो डालमिया भारत का इन्होंने एक एब्रेसिव प्लांट खरीदा है, इनके मैनेजमेंट ने अभी कहा है कि यहाँ से रेवेन्यू करीबन 800 से 1000 करोड़ आएगा एक बार ये कंपनी उनको कंप्लीटली मिलती है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टेक ओवर है इसका बिजनेस के लिए, इनके लिए बहुत फायदेमंद बात है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में बहुत गिनी चुने एब्रेसिव प्लेयर्स है, मुश्किल से 3-4 कंपनियां ही है। तो मार्केट में सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, हर कंपनी का अपना एक कस्टमर बेस है और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी इन्हीं 3-4 प्लेयर से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीने है तो यहाँ से भी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात MNC है और इनके जो ग्लोबल ऑपरेशन है इससे इनके एक्सपोर्ट ऑपरेशन में भी इनको मदद मिलती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर साल 1.5 साल ये होल्ड करते हैं तो ये 4 फिगर वाला स्टॉक भी बन सकता है। तो इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। तो संजय भाई आप कम से कम 1 साल और इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर आप 1 से 1.5 साल का समय देते हैं तो अविनाश जी कह रहे हैं कि ये 4 फिगर यानी कि 1000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए, पेशेंटली स्टॉक को होल्ड कीजिए। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से शुभा सिन्हा जी ने हमें फेसबुक पेज पर शेयर किया है। उन्होंने इस साल जुलाई में जोमेटो के 300 शेयर खरीदे थे 47 रुपीज़ पर। शेयर एक समय तो दोबारा 75 के आसपास भी चला गया था, पर हाल में कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये शेयर अब दोबारा 64 रुपीज़ यानी 64 रुपये के आसपास आ गया है। कंपनी में हाल में ही कंपनी के जो को फाउंडर हैं मोहित गुप्ता, उनके साथ साथ राहुल गंजू, सिद्धार्थ जावर, नितिन सवारा जैसे कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही रिजाइन किया है। शुभा जी समेत जोमेटो में फंसे हुए कई निवेशकों को आपकी क्या राय होगी सर? ये क्या मौका है शुभा जी जैसे निवेशकों के लिए जिनको फायदा हो रहा है वो निकल जाएं, और कुछ ऐसे निवेशक भी जो कि हायर लेवल फंसे हुए हैं, दोनों के लिए क्या राय होगी सर आपकी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये इन्वेस्टर को मैं यही कहूंगा कि इनका लक अच्छा है कि जोमेटो में अच्छा पैसा बना है, वो भी 50% बना है। तो यहाँ से अपना जो फायदा है वो बांध के वसूल कर ले, क्योंकि देखिए इस कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी भी ये कोई कामकाजी मुनाफा कमाते नहीं, कंपनी नेट लॉस में है। हालांकि देखिए जोमेटो बहुत बड़ा प्लेयर है B2C मार्केट में और फूड डिलीवरी बिजनेस में उनका बड़ा नाम है। उन्होंने अभी ब्लिंकिट भी लिया है। बट सबसे बड़ी बात, जब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये लॉसेस ये कब तक
सस्टेन करेंगे। तो पहला जो मेरा व्यू पॉइंट रहेगा वो है कि अभी जो भी शेयर्स है वो बेच दे, जो 50% आपको मुनाफा मिल रहा है वो आपको डेफिनेटली बुक करना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऊपरी लेवल पे शेयर लिया है, मेरे ख्याल से कोई भी बढ़त मिलती है शेयर में तो निकलने की बात करें, क्योंकि देखिए हमको लग रहा है कि फिनटेक कंपनीज में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर्स को मिला है। नॉट ओनली जोमेटो, काफी दूसरी कंपनीज है जहां पे मैंने आपको पहले बोला था, नायका है, पॉलिसी बाजार है, वहां पे अर्निंग जरूरत आ नहीं रही है, पैसा बन नहीं रहा है। तो ऐसे शेयर से फिलहाल के लिए तो दूर रहे। जो कोई भी अपसाइड अगर आपको मिलती है होपफुली, तो इससे निकल जाने की राय है। ओके शुभा जी, आपको पैसा बन रहा है जोमेटो में, अच्छी बात है, वही 50% के आसपास ही गेंस बन रहे हैं, तो आप अपने गेंस लेके निकल जाइए। और ऐसे दर्शक जो कि हायर लेवल्स पे जोमेटो में फंसे हुए हैं, अविनाश जी की यही राय है कि कोई भी उछाल मिले, जब भी ये शेयर ऊपर ऊपर की ओर जाता है, उछाल दिखाता है, तो आपको इस स्टॉक से निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। यही आपके लिए बेहतर रणनीति होगी, क्योंकि जब तक ये कंपनी मुनाफा नहीं कमाती है, अर्निंग्स नहीं आती है, तब तक कोई मीनिंगफुल अपसाइड स्टॉक में आएगी, ऐसी उम्मीद कम नजर आती है। अगला सवाल जबलपुर मध्य प्रदेश से वानी मिश्रा ने यूट्यूब के जरिए पूछा है। उन्होंने इस साल मई में ईज माई ट्रिप के 50 शेयर 358 रुपए के भाव पर खरीदे थे। हाल में कंपनी ने 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने और 1:2 के शेयर रेशो में स्प्लिट करने का एक फैसला किया, जिसके बाद से इसका शेयर सोमवार को बोनस और स्प्लिट एडजस्टमेंट के बाद 53 रुपए के आसपास खुला था और 20% के उछाल के साथ 57 रुपए 30 पैसे पर जाके बंद हुआ था। वानी जी को जानना है कि इस शेयर में रुकें या फिर निकल जाएं। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो शेयर खरीदे हैं, मेरे ख्याल से अभी इनको बोनस भी मिला है, इनका शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से कम 50% जो उनकी होल्डिंग है वो मुनाफा वसूल करे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पुराने शेयर्स की कीमत वो रिकवर करेंगी। पुराना शेयर जो उनके पास रहेगा वो मोरलेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बोनस तो फ्री है, लेकिन जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी खर्चा उनका कम हो जाएगा। और लंबी अवधि के लिए बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि देखिए ईज माई ट्रिप का जो बिजनेस मॉडल है वो ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड है। ट्रैवल और टूरिज्म इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी कोविड बिल्कुल खत्म हो चुका है, और हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए जो कंपनीज ट्रैवल बुकिंग में काम करती है, जैसे कि ईज माई ट्रिप करती है, उनको काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से 57 रुपए का शेयर है, 50% बुकआउट कर लीजिए और 50% कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ठीक है, तो वानी जी आपकी राय है कि आप 50% शेयर यानी कि अपने जो आधे शेयर हैं उनको बेच दीजिए, मुनाफा बुक कर लीजिए, आपकी कॉस्ट भी उससे काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी, और जो बाकी 50% होल्डिंग है आपकी, आप उसे लंबी अवधि के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड कीजिए अपने। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से कोविड के बाद से जो रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं और जिस तरह से इंडिया में खास तौर पे जो टूर्स एंड ट्रैवल बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा इस शेयर में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। चलिए सर, इसी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हुई बातचीत से हमारे दर्शकों की जानकारी बड़ी होगी और उनको अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।